लीजिए आपके बीच में आ रहे हैं टीवी के बहुत महान कलाकार बनवारी झोल। And is this the exhibitor मैं नहीं खाऊंगा, गलती हो गई। बैठ जाओ, खा लो, कुछ खा लो। रहने दो, एक सुनो चलो बकवास लो क्या कहो। सो जैसे बोल सिया और रामचंद्र महाराज की हटा, कहो मंत्री हमारी प्रजा का क्या। महाराज प्रजा ठीक ठाक है। उस समय एज ए परचेज ऑफिसर नौकरी भी करता था, तो मुझे इतना कीड़ा था एक्टिंग का, मैंने वहाँ बिना बताए वहाँ से भाग गया। तो ये है ना जो अपना मिस्टर बीन, हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा वो बनवारी यार यू आर जस्ट लाइक इंडियन बीन। पेपर है डेली टेलीग्राफ, अच्छा, इतना बड़ा आर्टिकल जिसमें 3 जगह मेंशन मेरा ही नाम था। मुझे नहीं मालूम था कि रणवीर जो मेरा स्टूडेंट रहा है। What are you saying? Seriously? बॉम्बे में अभी भी आप स्ट्रगल जैसे जोन में अभी भी अपने आप को कहते हो? क्या ऐसी बात हो जाती है कि चंद चेहरे ही बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नजर आते हैं? तभी मुझे कई लोग कहते थे, या आज भी यही कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे कहते हैं कि अप्रोच है तभी आप काम कर सकते हो कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि इन एपिसोड्स की शूट के लिए मैं मुंबई आई हुई हूँ अहमदाबाद से, और इस बार की जर्नी ऐसी रही है कि इस बार जिनके साथ भी मेरे पॉडकास्ट हो रहे हैं उन सभी को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ। ये एक बहुत मज़ेदार चंक रहेगा ये 4-5 एपिसोड्स का। सभी को मैं पहचानती हूँ और सभी के साथ बहुत मधुर पल बिताए हैं हमने। कोई आर्टिस्ट हैं, कोई सिंगर हैं, कोई डबिंग डायरेक्टर हैं, कोई थिएटर से हैं। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ उनका नाम है बनवारी झोल। बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, स्टेज के दिग्गज आर्टिस्ट हैं। दिल्ली में इन्होंने धूम मचाई, अलग अलग शहरों में धूम मचाई है, देशों में धूम मचाई है, क्योंकि माइम के बड़े बेहतरीन कलाकार हैं ये। आप जैसे ही इनको देखेंगे पर्दे पे आपको समझ आ जाएगा कि इनको अरे तो यहाँ भी देखा था, यहाँ भी देखा था। और रेडियो में हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। बहुत प्यारे अच्छे दिल के अच्छे इंसान हैं, और मतलब मेरे साथ तो हैं बाकी पता नहीं दुनिया क्या कहती है। तो बनवारी जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, कैसे हैं प्रभु आप? नमस्कार नमस्कार प्रतिभा जी। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद हम रूबरू हैं। सो सही कहा आपने कि हमने रेडियो भी किया साथ में, और बड़ा एंजॉय भी किया, थिएटर किया, प्रोग्राम्स किए, बहुत ट्रैवल किया साथ में है ना। रेडियो के प्रोग्राम्स के लिए हम लोग बाहर शहरों में जाते थे और बहुत मजा आता था, और वहाँ पे कई धमाल करते थे जो बचपन में उजागर हुआ करती थी। सो खैर पुरानी यादें सारी आज आप ताज़ा करोगे तो मैं बताऊंगा। मैं पहला सवाल ही दाग देती हूँ आपके ऊपर कि बनवारी झोल का क्या मतलब है? मतलब मैंने ये सरनेम सुना नहीं है कभी। आपने बिल्कुल सही कहा। असल में पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था कि झोल इतना खतरनाक होता है। अच्छा। क्योंकि जब मैं बॉम्बे में आया तो कोई राइटर थे, तो वो मेरे दोस्त बन के बोले आइए बनवारी जी चलते हैं एक कास्टिंग के लिए। मैं कहा चलो। तो उन्होंने पूछा ये साहब का नाम? मैं कहा जी बनवारी झोल। हटा यार, झोल हटाओ यार। मैं कहा झोल हटाओ? मैं सर हमारी सब कास्ट है। तो कह रहे उन्होंने सोचा शायद झोल मैंने जान के लगाया। अच्छा। एक्चुअली क्या है, हम वैसे ब्राह्मण हैं और हमारा गोत्र गौतम है। अच्छा। तो कई ब्रदर है वो शर्मा लिखते हैं, कई गौतम लिखते हैं। तो पिताजी से ऐसे मैंने पूछा, तो पिताजी एक बार बता रहे थे बात, झोल कैसे पड़ा। हम हिमाचल से है एक्चुअली। अच्छा। पंजाब हिमाचल जो है ना, तो पहले तो पंजाबी था, फिर हिमाचल अलग हो गया। तो फादर कहते कि गाँव में ना एक औरत के ना बच्चा नहीं ठहरता था, होता था मर जाता था, होता था मर जाता था। तो लोगों ने कहा होगा कि ये दादा परदादा की बात है, तो भाई तू अपने मंदिर में जा और झोली लेके ऐसे मतलब मन्नत मांग, हाँ, झोली फैला, मन्नत, ये झोली करके मन्नत मांग कि अब की जो भी वो बच्चा ठहर जाए। तो कुदरती वो बच्चा ठहर गया। तो वो झोली वो झोल शायद ऐसे ही वो झोली के झोला हुआ। उसके बाद जितने बच्चे ठहरे सब झोल हो गए। सो वो लड़का हुआ होगा मेरे ख्याल।
तो उन्हें वो झोली के, भाई वो जो झोली है तो उसके लड़का वो जो, अच्छा झोल के लड़का वो झोल, शायद वो पिता कहते हैं झोल ऐसे पे। मुझे लगा आप कोई झोल झाल करते हैं, कोई पुश्तैनी झोल झाल वाला चल रहा होगा। मुझे नहीं मालूम था कि बॉम्बे में तो झोल जो है एक बड़ा मतलब झोल पहले ऐसे और जैसे कहीं से निकलो ना फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में जाओ तो पूरी चेकिंग होती है, तो जैसे बनवार झोल ये क्या है, ऊपर से नीचे ऐसे मुझे चेक कर कि सही भी आदमी है कि नहीं, माछेर झोल होता है। हाँ, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो झोल झाल करता उसका, हाँ, भाई। और जैसे अभी मासर झोल का ना, तो मैं कलकत्ता मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, तो मुझे बच्चे के छोड़ने आते थे, ए मासर झोल, ए मासर झोल। मैं कहा यार ये मेरे भाई साहब से कहा, मैं क्या मासर झोल क्या ये ऐसे ही तो वो एंजॉय, अच्छा तब तक मुझे कोई मालूम था, मैं कहा चलो एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगा तो मेरा तो सरनेम ही झोल है। मैं कहा हम पॉपुलर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, और ये मालूम कि मेरी गर्दन कट रही है। तो बनवारी जी, मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि शुरुआत कैसे हुई आपकी इस लाइन में। मैं आपको रेडियो से जानती हूँ और हमारी कभी ऐसे गुफ्तगू बैठ के हुई नहीं है कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, एक आर्टिस्ट कैसे बनता है, क्या है जर्नी उसके पीछे की? उसकी जर्नी यही है कि मैं एक्चुअली दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, सो शरारतें बचपन से ही थी। तो पिताजी मेरे पूजा पाठी थे, अच्छा। 5 बजे उठ जाते थे। अच्छा, उनमें ये आदत थी कि वो पूजा करते थे ना, बोलते नहीं थे, अच्छा, तो इशारे से काम करते थे, जैसे पानी चाहिए था और कोई चम्मच चाहिए तो ऐसे करके, तो मैं छोटा देखता रहता था। सो अच्छा, तो स्कूल में मतलब हम देखते थे कि भाई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो उसकी पढ़ाना कम, भाई पढ़ा क्या रहा वो कम, पढ़ा कैसे रहा वो ज़्यादा। ऑब्जर्वेशन है जो आर्टिस्ट करता है, जो करता रहता है। हाँ। सो इंग्लिश में हमारा हाथ काफ़ी तंग था, लेकिन जो अंग्रेजी टीचर था या अभी भी है? अभी भी है। अच्छा। हाँ, वो मैं कंटिन्यू रखता हूँ, मैं भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करती हूँ अपनी। मैंने कहा कि ये कोई ना कह यार तुम तो पहले ऐसे करते थे यार। सो मैंने वो मतलब दायरा बना रखा है जी। सो तो जो अंग्रेजी टीचर थे ना, वो आते थे जैसे ओके, तो जैसे उनके वो पढ़ाने का स्टाइल था जो, तो अब हमारे तो ऊपर से निकल जाती थी इंग्लिश पढ़ा क्या रहा है, लेकिन उसके एक्शन वैक्शन तो आप प्रोनाउंसिएशन नहीं सिर्फ लिप सिंक कॉपी करते। तो मैं देखता था, अब वो so have you seen 2 + 2 is the first term, understand, and is this the equilibrium first term? मैं क्या भैया क्या पढ़ा रहा है ये? सो उसकी बस मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने इतना पढ़ लिया, ये काफी तो मैंने एक ना अंग्रेजी फिल्म देखी थी, मैकने से गोल्ड। अच्छा। तो हमारे ज़माने में चार्ली चैपलिन और ये इंग्लिश मूवीज़ वगैरह जो छोटे यही देखते थे, और मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ, सबसे खुशी की बात। ये गलत बात है, ये आपने तबाही मचा दी है। को ये था, अच्छा मैं रंग साफ था बड़ा बचपन में, तो पिताजी को हर चीज़ था में क्यों जा रही है? क्योंकि अभी वो नहीं रहा ना। सनबर्न मेहनत करने बाद तो फिर धूप में वो करना पड़ता है ना। सो तो उसका नाम क्या है, उन्होंने कहा कि गलत फहमी में उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, तो मैं वहाँ पे ये देखता रहता था, थोड़ी इंग्लिश सुधर भी गई थी। तो सर्वेंट के स्पेलिंग आ गए थे, सर्वेंट किसे कहते हैं। अच्छा। नोट नाट सब आ गया था। तो खैर मेरी शुरुआत जो ऐसे हुई कि मैं ऐसी शरारतें वर्तें करता रहता था। अब जान पहचान थी नहीं, तो मैंने कभी, एक तो बेशर्म था मैं, सामने हलवाई की दुकान है, घर में रहता, नीचे हलवाई की दुकान है, वहाँ जाके देखा, मुझे हंसाने में मजा आता था। उसकी नकल कर रहा हूँ, पंडित बन के, या कोई ग्राहक आया, हाँ भाई क्या चाहिए, समोसे अभी खाओगे या घर ले जाओगे, तो अरे देना तो देते नहीं, ठीक है देते हैं। तो ऐसे वो आप सबकी नकलें करते थे। बट आपको ये चीज का, आपको पहला मौका कैसे मिला? और हम समोसे पे वापस आएंगे, हम पहले हमें समोसे वाला करना है। तो वो हम जब पहले, जब आपको फर्स्ट ब्रेक कहाँ मिला कि हाँ फर्स्ट ब्रेक ऐसे है, तो मैं ये करता था ना, सबसे पहले मैं रामलीला में हुआ,
पहाड़गंज, मैं पहाड़गंज में रहता था, वहाँ तो रामलीला तो वगैरह, एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, उनका नाम कीमती आनंद, तो वो पता लगा कि रामलीला करते हैं। कीमती आनंद जी? हाँ, कीमती आनंद जी। तो कीमती आनंद जी से पता लगा कि कोई पहाड़गंज में रामलीला करता है, तो मैं भी पहुँच गया वहाँ। मैंने कहा सर जी ऐसे ऐसे, तो उन्हें रिहर्सल करवाई। रिहर्सल करवाने के बाद फिर पहला दिन जो है रामलीला में, मैं मंत्री बना था और राजा जी बैठे और मैं मंत्री तलवार हाथ में लेके खड़ा हूँ। प्रतिभा जी आप यकीन मानिए कि वो अभी पर्दा खुला नहीं था, तो मेरी तलवार ऐसे हिल रही थी। मैंने कहा मैं करूँगा, और एक ही डायलॉग था, कोई ज़्यादा भी नहीं थे, वो एक डायलॉग मेरे पे भारी पड़े हुए थे। मैं खड़े खड़े भी याद कर रहा था। हाँ मंत्री, कहो मंत्री हमारी प्रजा का क्या हाल है? तो राजा बोलता है महाराज हमारी प्रजा ठीक ठाक। भाई इतना एक लाइन बोलनी थी, लेकिन वो एक मतलब तलवार ऐसे ऐसे कर रही थी, बेटा बोलूँ ना बोलूँ। सो जैसे बोल सिया और रामचंद्र महाराज की जो हटा, महाराज वो राजा तो राजा थे, कहो मंत्री हमारी प्रजा का क्या हाल है? महाराज प्रजा ठीक ठाक है। मैं कहा बोल दो और आगे भूल जाऊँ। वो पहला दिन था। उसी स्टेज पे तीसरे या चौथे दिन मैं खुद राजा बना था। वाह! और मैं राजा बना, और जो राजा मंत्री बन गया था? नहीं, वो तो पता नहीं क्या बना। महाराज प्रजा ठीक ठाक है। हाँ, ये जो लाइन थी ये पहले दिन मैंने जरूर बोली थी। लेकिन उसके बाद मुझे भी ज्ञान हो गया था भी कैसे करना क्या है। तो जो करता धरता था ना, उसी ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैं राजा बना। उन्हें कहा उस दिन मैं काफी खुल के खेला मेरा। महाराज आओ मंत्री, ये करके, ये वही है हमारी प्रजा ठीक ठाक है। क्या था, आज तो कमाल कर दी। तो वहाँ मैंने शुरुआत की। आपके बचपन में ही आप टेक्निकली आप कलाकार तो मतलब पैदाइशी ही रहे होंगे ना? हाँ, भगवान की देन, हाँ, हमेशा गॉड गिफ्टेड ही रहता है। तो आपने कितने साल फिर रामलीला करी? बस उसी 1 साल ही की। अच्छा। वो की। उसके बाद ना मैं माइम करता था। माइम मतलब ना ऐसी जोकर वोर करता था। तो एक फैमिली प्लानिंग पे प्रोग्राम बन रहा था जो कि दूरदर्शन पे आ रहा था, और मेरी जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा। तो एक मेरा दोस्त है, उनका रमेश काला नाम है, तो वो मेरे पास आए। उसने देखा था मुझे करते हुए माइम, और एक आर्टिस्ट है जो कर पा रहा, मतलब 1 हफ्ते से रिहर्सल कर रहा था, कर नहीं पा रहा था। आलोक राय मेरे डायरेक्टर थे, बंगाल के थे। बोले उसने उससे कहा होगा यार किसी आर्टिस्ट को पकड़े गला यार, कुछ कर सके। उनका ये है, तो मेरे पास आया। वो कहता बनवारी यार टीवी पे ना एक प्रोग्राम, टीवी का नाम सुनते मेरी मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं कहा अच्छा करना क्या है? तो उसने मुझे बताया फ्राइडे का दिन था कि ये करना है। मैंने एक रिहर्सल की, अगले दिन सैटरडे उस पर गया डायरेक्टर के पास। तो वहाँ पे मैंने रिहर्सल की, मतलब उसका हंस के बुरा हाल था। कॉमेडी तो भगवान ने मतलब इतनी भरी हुई थी, एक एक्शन पे। जैसे ही मैंने किया, पहले दिन था, तो मीर साहब थे जो कि डायरेक्टर थे कश्मीर के, तो वही दूरदर्शन डायरेक्टर। उन्होंने कहा ओके, तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग भी फर्स्ट टेक पे उन्होंने मुझे ओके कर दिया। मैं कहा एक और करते हैं। बोले अरे बनवारी ठीक है यार, सब ठीक है। मैं बड़ा खुश। हालांकि उस मतलब देख नहीं पाया दूरदर्शन पे कब वो टेलीकास्ट हुआ। वहाँ से मेरी पहली शुरुआत हुई। और इससे वो डायरेक्टर को पता लग गया कि यार ये माइम का आर्टिस्ट है, कर सकता है। तो उनको ना वो प्रोग्राम पकड़ते थे सरकार से, और वो फिर हम स्ट्रीट शोज करते थे। हाँ, जैसे नुक्कड़ प्रेजेंटेशंस होती हैं। हाँ। तो हमने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तो ये हम टूर पे मैं उस समय एज ए परचेज ऑफिसर नौकरी भी करता था। अच्छा। तो मुझे इतना कीड़ा था एक्टिंग का, मैंने वहाँ बिना बताए वहाँ से भाग गया। रिजाइन भी नहीं किया? और वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं बाहर हूँ, इस वक्त मैं नहीं आ सकता। जैसे मतलब मजाक बना लिया मैंने, नौकरी जैसे घर की है। तो खैर, क्योंकि इनके साथ मुझे टूर पे उन्होंने कहा बनवारी ऐसे ऐसे चलना है, यहाँ से पहले वेस्ट बंगाल जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। और मैंने वेस्ट बंगाल में यूको बैंक का पहला प्रोजेक्ट उन्होंने पकड़ा। अच्छा। और उसमें वो डायरेक्टर जो थे, जो करता था, सीईओ था शायद। तो उन्होंने वो प्रोग्राम देखा, 15 दिन रिहर्सल की, फाइनल हुआ। मैं आके ज्वाइन मैंने कर ली नौकरी जो है ना। मैंने आके पूछा तो बोले आ जाओ शर्मा, वहाँ पे मैं शर्मा जी का नाम था, बनवाल लाल शर्मा। तो क्या शर्मा जी आप आ जाओ। मैं कहा थैंक्स। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। इनका कोई 6 महीने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था। उन्होंने क्या किया जी, अभी मतलब महीने हुआ था, वो अचानक सीईओ आ गया होगा।
मैंने कहा वो एक आर्टिस्ट था, मैंने जो फाइनल आपने जब करवाया था हमसे वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्टर का वो नहीं है, वो दिल्ली में मतलब उसने प्रतिभा जी ये उसके बोला जो मुझे, उसने कहा सॉरी अब तक जितने शो हो गए ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, अगर वो आएगा तभी करेगा। मतलब उसके दिल में मैं इतना बैठ गया। फिर वो मेरे पास आया, उसने हाथ जोड़े कि यार बनवारी यार तो प्लीज़, तो मुझे जो नौकरी में तनख्वाह मिली थी उसके डबल मुझे देने के लिए तैयार हो गए। और फिर मुझे क्रेज़ था यार वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा आसाम। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ के फिर मैंने वो ज्वाइन किया। तो स्ट्रीट शो से मेरा कैरियर शुरुआत हुई। ओके, तो उसमें उस समय कमर्शियल मतलब पैसे वैसे मिलते थे जैसे? हाँ, आपने बताया कि हाँ ठीक ठाक पैसे। आजकल तो नुक्कड़ नाटकों वगैरह में तो शौकिया कर लेते हैं। सच पूछो, एक शो का 20 रुपये मिलता था। हाँ, बट उस समय 20 रुपये भी ठीक होता था। 77-78 की बात है। मैंने 15 रुपये पे रेडियो प्रोग्राम, मैं 4 शो करता था, 80 रुपये कमाता था। तो होता था भाई वही फीस। मैं बता तो रही हूँ कि हमारी रेडियो की फीस जब बाल कलाकार के रूप में हुई थी तो 15 रुपये हमें मिलती थी फीस एक प्रोग्राम की। और जब मैं दिल्ली में भी आई, अगर आपको पता होगा कि वो दिवाली के समय में बहुत सारे एड्स बनते थे ना, एक ही मार्केट के बहुत सारे ऐड बनते थे, ये इसकी चूड़ियाँ और राज की साड़ियाँ और पराग की ये उसकी उसका ये। तो हमें पर ये जो स्पॉट था 25 रुपये मिलते थे, एक पूरी रजिस्टर लेके बैठते थे। और अगर हम भैया रात में मतलब क्या 1000-1500 या 1500 समथिंग लेके घर जा रहे हैं, वहाँ खुश थे, अरे भाई ये चीज़ आज तो हमने कमाई कर ली। सबसे ज़्यादा खुशी तो ये होती थी हम नाटक कर रहे हैं और लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, जब उनके लाफ्टर उनकी तालियां थी ना, वो हमारे लिए वो एनर्जी भी होती थी, वही हमारा खुराक। सही बात। हमें मतलब उसका पैसा कम भी मिले कोई बात नहीं, बस ये खुशी मिलती। तो मैंने देखा हुआ है कि हम आपके साथ प्लेस किए हुए हैं, द मोमेंट आपकी एंट्री होती थी पूरा हॉल गड़गड़ाता था तालियों से, और ये वो एक भूख होती है कलाकार को की। बट अब क्या है वो सिनेरियो। बट इससे पहले ये हम बहुत सीरियस मैटर पे चले जाएंगे। हमने समोसे की बात की थी, उस हलवाई की बात की थी जो आपके मोहल्ले में था। आपने उसको जब छेड़ा था और जो जिस ढंग से आपने उससे समोसे मांगे थे और उसका जो अंत हुआ था, वो ज़रा बताइए। आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी, मैं भूल गया था वैसे। जब मैं बैठा था मैं याद कर रहा था, क्योंकि आप मुझे अक्सर वो उस डिमांड करती थी कि वो समोसे वाला कर दो। तो वो कैसे लिफाफा निकालता था और क्या करता था, सब बताइए। वो हलवाई की दुकान बड़ी पॉपुलर थी, बड़ी मशहूर थी। वहाँ के समोसे, गाजर का हलवा और ये सब चीज़ें। और हमारी जेब में उतने पैसे नहीं होते थे, पढ़ते थे और हम देखते रहते थे उसकी हलवाई की दुकान पे लोग आ रहे हैं, 5 दियो में 5 समोसे, 8 दियो 10 दियो। अच्छा, वो जो था समोसे बेचने वाला, वो मालिक उसका एक मुनीम था, मुनीम एजेंट था, तो वो उसका आदत था। तो उसने ना 4 समोसे 8, 15, 20 ऐसे उसके लिफाफे टांगे। तो वो क्या 4 समोसे ये ले 8 समोसे, तो उसकी फूंक को मारने की आदत हो गई थी। बात भी करता था क्या चाहिए, कितने समोसे, तो ये उसकी आदत थी। तो एक दिन मेरे पास खड़ा, उसको मालूम था शरारती है, कैसे खड़ा। मैंने कहा कि समोसे हैं। ये क्या है? मैं कहा दिख तो रहे, पूछना तो फर्ज है ना, पता नहीं बेच नहीं बेच रहे आपने। बोला कि देखो मजाक का टाइम नहीं है, गाकी का टाइम है, तूने क्या लेना ले और जा। ऐसे करो 8 समोसे, 1 मिनट ठहरो, वो भी खाएंगे, 4 उनके और 4 8, 12 दे दो। 1 मिनट ठहरो, उन्हें लेना नहीं लेने, अरे यार गिनने दो ना भी किस रहे। ऐसे करो 20 दे दो। आज की है, आज मंगलवार, ओहो उसका भी व्रत है, उसका भी व्रत है और वो भी नहीं खाएगा, रहने दो, 1 समोसे दे दो। चलो बकवास लो, क्या कहो, चला यहाँ से। और उसके तीन लिफाफे खराब किए मैंने, उसकी भूख खराब की।
और समोसे का कंटिन्यूएशन, जब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो बगल में समोसे पूछने आया था ना आपसे। अरे अच्छा, मेरी आदत है, मैं ऑब्जर्वेशन तो मैं करता रहता जब भी हम कहेंगे प्रोग्राम। हम लोग तो साथ में थे। हाँ, साथ थे। तो आपने देखो चाय 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 ये करते हैं। तो एक मैंने देखा गाजियाबाद से जैसे हम क्रॉस किए, एक आया, मैं कहा नहीं खाऊंगा, गलती हो गई, हम नहीं खाऊंगा भाई, अब आगे से नहीं खाऊंगा। भैया ऐसे कैसे खा लूं? तो उसकी बात में बदल गया, उसका बेचने का स्टाइल था ये। अच्छा। और पहले तो मैंने सोचा डांट रहा किसी को, मैं क्यों कहूँ, मैंने खाई नहीं। बाद में बताया कि उसका स्टाइल था खाने पकोड़े, खाने पकोड़े। उसने मेरे सामने पूछा था क्या समोसे। अरे अभी आपने ये याद बात दिलाई, एक बार मैं प्रोग्राम करके झांसी, मतलब पीछे से आ रहा था और झांसी पे स्टेशन पे रुका। हाँ। एक जगह देखा बड़ी भीड़ लगी है, तो मैंने सोचा कब झगड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ पे काफी लोग भाग रहे। तो अच्छा, मेरी आदत थी कि भीड़ है ना, तो मैं भी खड़ा हूँ। मैं कहा चलो अभी ट्रेन रुकी। आपकी क्या आदत, पूरे भारत की आदत है, भीड़ देखी खड़े हो गए। अच्छा, मैं ट्रेन से उतरा, मैं कहा मैं देखूँ यार क्या चक्कर, क्या हो, किसी को पीट रहे या क्या है। हाँ। तो देखा, जब पास गया तो वो ना असल में पूड़ी सब्जी बेच रहा था, तो उसका स्टाइल खाले पूड़िया वो खाले पूड़ी क्या है, खाले पूड़ी है। तो मैं आ गया, मैं कहा चलो मुझे एक आइटम मिल गया, एक आइटम मिल। हाँ, आप जिंदगी से ही तो उठाते हैं ना आप तो। कितनी लोगों को, मैं भी, मेरी आदत है नकल, आपको पता ही है, नकल करने की आदत है, इसकी उठाए उसकी उठाए। तो आपके रिश्तेदारों में कुछ, या आपके पहचान के लोगों में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल पिक्यूलियर उनकी आवाज़ हो, या कुछ उनको आपने ऑब्जर्व किया और उनको भी आपने आइटम में उतारा हो? कुछ चाचा ताऊ, मामा मामी या मोहल्ले वाले? अब एक थे हमारे पड़ोसी, तो उनका थोड़ा, एक तो गले में क्या है तो वो उनकी आदत ऐसी थी। अच्छा। तो ना मैं कहा ठीक है, मैं कुछ ही नहीं खाऊंगा, मैं बस खा लिया जो खाना है। मेरे मोहल्ले में एक लेडी रहती थी, और ये आपकी इसकी पतली है ना, उनकी बेहद एकदम हंस की आवाज़ है, लेकिन वो लेडी थी, ये जेंट्स की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो जेंट्स वाली हालत है ना उनकी। वो बैठ जाओ, खा लो, कुछ खा लो, ऐसे फ्रूट शूट कट दिया तो अड्डे वास्ते, नहीं एंज कैसे चले जाओगे। अच्छा, अभी आपने याद दिलाई, आपको किस्सा सुनाता हूँ, बहुत मजेदार किस्सा। ऑर्केस्ट्रा पार्टी और म्यूजिकल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साउंड वाला जो है ना, वो साउंड लगाया ये हुआ है, तो अचानक उसके लड़के के साथ किसी का झगड़ा हो गया होगा। तो वो साउंड वाला लंबा तगड़ा ऐसा दूर, तो उन्हें झगड़ा हो रहा था, तो उन्हें कहा ये, वो आया तो उन्हें कहा कि ओए बिल्ले को बुला, बिल्ले को बुला, बिल्ले। ये बिल्ला थे, बिल्ला जी पहुंचे, यूँ खड़े हो गए, और वो डर गए सब, क्योंकि ढील ढोल अच्छा छोड़ा एकदम। जैसे ही पास पहुंचे, क्यों है वो जितने जैसे गुमार की भूमि, वो सारा डर ही खत्म हो गया उनका। अब सवालों के सिलसिले में दूसरा माइम पे आते हैं। आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, कहाँ कहाँ आप गए हैं, उसके बाद आप ये बताइए कि मुझे तो पता है, बट आप दर्शकों को बताइए। मैं बताता हूँ आपको, माइम के बड़े बड़े अच्छे किस्से हैं। असल में मैंने ना इन दिनों में इसका आपने कुछ कोर्स किया था या नहीं? आप मैं इसी को मैं बताता हूँ। ये आलोक राय जो मेरे डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया असल में। अच्छा, प्लेटफॉर्म दिया, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस की आइटम्स। मैं है ना एज ए एडी था उसके, असिस्टेंट डायरेक्टर। हम बच्चों को लेके स्लम एरियाज के इनको लेके बनाते थे, और हमारे जो नाटक थे वो सब ये होता है मीडिया, मतलब एजुकेशनल, जैसे ड्रग एडिक्ट्स पे, फैमिली प्लानिंग पे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि पैसा उन दिनों लोग जमा नहीं कराते थे बैंक में, यूको बैंक का जो मैंने नाम लिया ना, तो उस पर हमने बनाया था कि वो ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो इस टाइप के आइटम। तो 1984 में हमें पहला मौका मिला लंदन जाने का। तो वहाँ की एक नोलारे आर्टिस्ट है, माइमिस्ट यूके की, तो उन्होंने हमारा शो देखा पहले दिल्ली आके,
और फिर उन्होंने इनवाइट किया, तो मैं बड़ा खुश था। 3 महीने हमने रिहर्सल की दिल्ली में, वहाँ की आइटम्स बनाने के लिए, क्या क्या आइटम्स ले, और वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ शो किया, और पहला शो फेस्टिवल था, इंडियन फेस्टिवल, हमारे 3-4 शो तो लंदन में थे और पेरिस में। अच्छा। 2 जगह थे। तो लंदन में 5-6 सिटी थी, वहाँ गए थे। तो जब लंदन गए और शो हुआ पहला, जिसमें नोलारे उनके ग्रुप था कोई, जॉन कार्सन जो है उनके डायरेक्टर थे। अच्छा। वो शो देख के इतने इम्प्रेस हुए। मेरे कुछ सोलो आइटम भी थे उसमें, और हम 7-8 थे, 8-10 थे। तो उसने शाम को मेरे डायरेक्टर को फ़ोन किया कि भाई हम पार्टी करना चाहते हैं, और जो आपका मेन एक्टर है मेरे बारे में कहा, बनवारी झोल, वो आप और आपकी मिसेस डिनर पे आइएगा। और उनके जॉन कार्सन ने मेरे डायरेक्टर से कहा कि बनवारी को 6 महीने के लिए आप मेरे यहाँ भेज दीजिए, अगर आप भेज सकते हैं तो। और हम पहली बार गए थे, वहाँ के पाउंड्स चलते हैं अपनी जगह में, तो पाउंड क्या है ही नहीं था। तो खाया, मतलब डिनर किया, ये किया सब। अगले दिन वहाँ का एक पेपर है, डेली टेलीग्राफ। अच्छा। इतना बड़ा आर्टिकल जिसमें 3 जगह मेंशन मेरा ही नाम था। हालांकि मेरे डायरेक्टर का एक जगह था, मेरा 3। बनवारी लाल झोल, हिज मेकअप वाज सो नाइस, इंडियन जेस्चर वाज सो नाइस, बनवारी झोल एज ए फादर, जो कैरेक्टर है। तो वो अंग्रेज़ ने मुझे फ़ोन किया कि ना मुझे किया या किसी के थ्रू मुझे बताया कि आपने पेपर दिया इसका। मैं कहा काहे का पेपर? मैं कहा पैसे कहाँ पेपर का लेने। तो उसने मेरे डायरेक्टर को ना पेपर भेजा स्पेशल, और कहा कि आपका जो मेन एक्टर है उसके बारे में काफ़ी अच्छा छपा है। तो वो जो छपा था उसने मेरे डायरेक्टर को दिया, और डायरेक्टर मारा इतना शरीफ, इतने बेचारे, उन्होंने मुझे पेपर नहीं दिया, तो अपने पास ही रखा। क्यों? कि खो ना जाए। या ये कि उनका नाम सिर्फ एक ही जगह आया था। नहीं, कहीं इसको दे दूं, सुसरा की उड़ के इधर आ गया तो मेरी बांसुरी बच जाएगी। खैर, मतलब उन्होंने दिया नहीं, लेकिन अपने पास ही रखा। उसको मालूम पड़ गया, जिसने पेपर दिया था ना, उसने फिर मुझे पेपर वो किया, उसका नाम क्या, पोस्ट किया। अच्छा। लंदन से मेरा एड्रेस पे घर भेजा। मुझे तब पता लगा कि अरे ये पेपर छपा है। हालांकि मैंने डायरेक्टर को बताया नहीं कि उसने मुझे डायरेक्ट भेज दिया। तो आपने वो सारी कटिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, संभाल के रखी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल कटिंग रखी। हमें फोटो भेजिए, हम उसको एडिट में डालेंगे सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल, मैं भेजूंगा आपको। तो वो डेली टेलीग्राफ का वो काफ़ी अच्छा। तो वो जो स्कोप है मुझे, मतलब जो शाबाशी मिली, उसके बाद हम पेरिस गए, वहाँ किया, फिर हम नॉर्वे गए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक मेरी मतलब पैन फ्रेंड बन गई, इतना अच्छा लगा उसे। वो सब ऐसे ऐसे करके जा रहे, जब विदा ले रहे थे तो मैं हाथ ऐसे करने गया तो उसने मुझे हक कर लिया, इतना खुश। फिर उसने मेरे पूछे हाउ मेनी किड्स यू हैव, मैंने कहा आई हैव 2 किड्स। उससे 2 ही थे। तो अच्छा, मुझे पता ही नहीं कि उस वक्त 2 थे, अभी कितने हैं? 3। पता नहीं, मैं जल्दी में 2 ही क्योंकि हो सकता तब भी 3 ही थे। मैंने जल्दी में तो बोल दिया हो, उस वक्त शायद 3 ही रहे हो। तो आप आते थे, नॉर्वे से आए, पेरिस से आए, अपना काम किया, जल्दी। आपको थोड़ी ना पता है कि कितने बच्चे हुए। नॉर्वे की बात याद आई। नॉर्वे में हमने शो किया। तो ये है ना जो अपना मिस्टर बीन। हाँ, अच्छा, वहाँ पंजाबी फैमिली थी। हाँ। तो जब हमने शो किया तो उन्होंने मुझे कहा, ओए बनवारी यार, यू आर जस्ट लाइक इंडियन बीन। हाँ। मैं कहा इंडियन बीन में समझा नहीं। मिस्टर बीन नहीं जानते? ये 87 की बात है, तब तक वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था इंडिया में। तो उन्होंने मुझे फिर टीवी पे दिखाया, बोल, मैं कहा हाँ यार, मैं कहा हम यही तो करते हैं, ये कर रहा है। तो मतलब वो इतने इम्प्रेस हुए, और उसने मेरा ये शो देख के तो काफ़ी मतलब अप्रिशिएट हुए। यूको बैंक में, सॉरी, ये स्विट्ज़रलैंड हम जो गए थे, हमने इस पे किया था, एड्स पे किया था, और तो इस टाइप से कई प्रोग्राम्स, तो कई कंट्रीज में। आपका परिवार कैसे आपको साथ दे पाया? बिकॉज आप इतने बिजी रहते थे, इतने शोज करते थे, बच्चे कैसे रेज हुए, कैसे पाला, कैसे बड़े हुए वो लोग? इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी मिसेस को। वाकई उन्होंने काफ़ी मतलब इसमें मेरा साथ दिया है। मैं जब बाहर जाता था तो
मिसेस अकेली रहती थी। लंदन में जब गया हूँ तो मैं और मेरी मिसेस थे, लेकिन मेरा बेटा हुआ उसके बाद, तो उसके बाद मैं जाता था वही 15 दिन हम जाते थे महीने के लिए, 1.5 महीने, ज़्यादा नहीं, महीने 20 दिन ऐसे, तो मैं करके आता। तो मिसेस ने काफ़ी साथ दिया उसमें। फिर मैं उसके बाद मैं एक पंजाबी प्ले के लिए मुझे मतलब मौका मिला, तो बच्चे मेरे लिए काफ़ी लकी रहे। अच्छा। मेरा बेटा हुआ तो मैं पॉपुलर हुआ। कुड़ी जवान थे गुआंढी परेशान एक पंजाबी प्ले था। कुड़ी जवान थे गुआंढी परेशान, गुआंढी होता पड़ोसी, मतलब कुड़ी जवान हो गई और पड़ोसी परेशान हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। कि भाई उनको हलचल हो जाती है। हाँ। तो वो जो प्ले था उसके लिए भी मैंने 2-3 महीने रिहर्सल की थी। मेरे से पहले काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट जो थे, कीमती नंजीब, बीके सूद साहब, इनका अच्छा नाम था। तो मैं भी चाहता था कि यार नाटक में मेरा भी, तो सरदाना ग्रुप था जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरा पहला शो जब हुआ तो यकीन मानिए कि 500-550 की कैपेसिटी थी, लेकिन 700 बंदे बैठे थे, फुल हाउस। और वो शो इतना मार्वलस गया। मेरा झल्ला सा कैरेक्टर था, ऐसे हाथ डाला हुआ है, गुल्ली डंडा लटका हुआ है, और मैं ऐसे पहले इस टाइप से करता। और प्रतिभा जो उसमें मेरा एक टिपिकल एक मैं आवाज़ देता था, वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि जब मैं अभी मूवी बनाता था देने के लिए तो ऑडियंस बोल देती थी। अच्छा, क्या वो था कि वो लड़की जो है ना, तो चाचा वैसे, तो मतलब मैं उसे एक तरह मेरी फ्रेंड है, बहन भी है, फ्रेंड भी है, मतलब झल्ला है वो दोस्तियों से। तो मैं वो मिंदर उसका नाम था। तो वैसे तो होता ना मिंदर, ये एक सिंपल नाम है, तो मैं टिपिकल कहता है मिंदड़ो मिंदड़ो, जैसे मिंदड़ो करता था। तो ऐसे में इतना पॉपुलर हो गया था। मैंने अभी तब तक मैं ओए तो वहां से ऑडियंस से आवाज मिंदड़, पहले तुझी आवाजा मार लो मिंदड़। अच्छा, बड़ी पहन लगती हम जानती मिंदड़ की। सो इससे हम वही मैं बता रही हूँ कि जो लाइव हम लोग परफॉर्मेंस करते थे ना, तो पब्लिक जो करती थी उसी के हिसाब से हम लोग को इमीडिएटली वो रिस्पांस भी देना होता था। कितना मजा। तो कभी आप लोगों को हूटिंग भी मिली है इस टाइप में? मतलब वाहवाही तो बहुत मिली है, कभी गालियाँ पड़ी हैं? गाली कभी नहीं पड़ी। हाँ, एक बार मैं ये मेरठ में शो कर रहा था, उसका नाम क्या, ये नौचंदी मेले वगैरह, जबकि वहाँ पे मैं 2-3 बार कर चुका था। तो एक बार गया था, वो आइटम मतलब कई बार होता है कि चूज ऐसी बटे वो स्लो आइटम थी, तो वहाँ पे वो एक बार हूट कर दिया ए। तो और या फिर हूट कहाँ हुआ, यहाँ होते ना यहाँ। हाँ। तो वहाँ पे नाम तो बड़ा उसे, लीजिए आपके बीच में आ रहे हैं टीवी के बहुत महान कलाकार ये बनवारी झोल। तो जो है वो बैठे हैं। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसे, क्योंकि मैं देख रहा था उससे पहले, मतलब डांस वांस होके गया है। और अभी जैसे हम आए तो जो उनके एक्सप्रेशन क्या थे, जो बैठे हैं बनवारी झोल, डांस वाले को बुलाओ वापस। और जैसे ही डांस है, हाँ, तो इसके बाद आ रही है बरखा डांसर। मतलब मुँह तो ऐसे बोले जैसे मुँह में डालना है। सो वहाँ थोड़ी हमें बड़ा मुझे अजीब सा लगा जब उन्होंने जब इशारा किया इसे हटाओ यार। वो तो बहुत कम ही हुआ होगा। हाँ, 2-4 बारी, क्योंकि ये एक आध बार हुआ है, वो चॉइस वाली बात है। ये भी बहुत बाद में, वरना टचवुड हर जगह अप्रिशिएट हुआ और डिमांड आती थी एक बार और। मैंने एक आइटम बनाई थी फिल्म शोले जब आई। हाँ। तो ऐसे ही मैं दोस्त के घर बैठा था, मैंने कहा अमजद खान की जगह अगर केशव मुखर्जी डाकू बनते तो वो क्या करते। वो ऐसे करते करते बन गई। मुझे वो कह रहे अरे बनवारी जी आज ही कर दो यार। मैं कहा नहीं यार नहीं। हाँ। तो मैंने एक इंग्लिश फिल्म का ट्रेलर बड़ा पॉपुलर था। हाँ। जिससे मेरा एक नाम था। हाँ, मैं कहा नहीं यार नहीं, मेरा होता ना आर्टिस्ट को यार रूट हो जाऊँ, मुझे डर। लेकिन जब मैंने उनका कर दो, मैंने कहा जी मैं पहली बार कर रहा हूँ, ऑडियंस को कहा मैंने फिल्म शोले आजकल बड़ी चल रही है, आपने देखा होगा, उन दिनों की बात है। तो वो बड़ा कितने आदमी थे सूर्य के बच्चों ये। तो मैंने कहा जी वो उसका मैंने केशव मुखर्जी अगर हूँ तो क्या है,
अरे वो तो इतना अप्रिशिएट किया, वहाँ डबल करना पड़ा मुझे, एक बार फिर करना पड़ा। अच्छा। तब मेरे में हौसला आया, मैं कहनी यार IT में हाँ। कैसे किया था आपने? कहते केशवपुर जी हैं, वो डाकू बन के आए हैं, तो वो उनकी आदत है। हाँ। कितने आदमी थे? तो सरकार 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या सोच के बोतल पिलाया गया। तो वो एक सीन पे मैं कहता हूँ कि गोली मारता है। हाँ। तो वो कहता है देखो वो गोली चलेगी, चुपचाप मार जाना, प्लीज खड़े मत होना। तो पहले वो बोल जाता है हाँ। अरे मरो ये, गोली चली है, तुम्हारे मरने का इरादा नहीं है, चलिए ठीक है पलटो। फिर वो काली से पूछा तेरा क्या हुआ कालिया? सरकार मैंने तुम्हारा नमक खाया। झूठ, उल्लू के पट्टे, दारू तेरा बाप पिलाता था। सो ये आइटम इतनी हिट हुई तो फिर के लोगों ने नकल शुरू कर दी, फिर मैंने बंदी कर दी। और वो ये उस वक्त असल में शोले चल रही थी, तो मेरी ये आइटम भी चल रही थी। मुझे एक बात बताइए कि बेहतरीन कलाकार हैं आप, इतनी जगहों पे आपने एक्ट किया है, स्टेज किया है, पहले तो फिल्मों के नाम गिना दीजिए कि आपने किन किन फिल्मों में काम किया है। बाजीगर तो मुझे पता है। आई एम सो लकी कि मैं जब दिल्ली में था, दिल्ली में मैं दूरदर्शन में बहुत काम किया मैंने, और काफी पॉपुलर था। बहुत पॉपुलर भाई, बहुत हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते थे ना, तो सबसे पहले इन लोगों के पास आके हम लोग पहचानते बहुत है इन लोगों को, लोग पहचानते बहुत है। क्योंकि हम स्ट्रीट शोज और चांस मिलता था। तो फिल्म ये बाजीगर की टीम आई, और प्रतिभा जी सच पूछिए उन दिनों मेरे पास काम था। हाँ। मैं रेडियो भी कर रहा था, टीवी भी कर रहा था, स्टेज भी कर रहा था। तो मेरी मिसेज ने कहा कोई बॉम्बे से पार्टी आई है, तो कह रही थी कि बनवारी से कहना एक फिल्म के लिए। अब मैं कहा यार बड़े आते हैं ऐसे, मेरे दिमाग में ये था। खैर मैं अपने शूटिंग चल रही थी, मैं चला गया कहीं। रात को फिर मिसेज बोली, वो रात को फिर आया कि मैं कहा अच्छा। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, तो जब मैं उन्होंने बुलाया कि आप ना कुतुब होटल आ जाओ, तो मैं कुतुब होटल पहुंचा, तो बोले कि सॉरी आप ना सेट पे आ जाओ, क्योंकि फिल्म इसकी बाजीगर की शूटिंग वहीं चल रही थी। तो छतरपुर, वहाँ भार्गव फार्म हाउस है। मैं वहाँ पहुंचा, आप यकीन मानिए मेरे पास स्कूटर था चेतक, मैं वहाँ पहुंचा, स्कूटर खड़ा किया, तो जो प्रोडक्शन हाउस दिल्ली का था बोला अरे झोल साहब आ गए। तो मैं बड़ा खुश, तब तक मैं जरा वो था तड़ी में था, भाई एक्टर आ रहा है। और उन्होंने मिलवाया ये अमित डायरेक्टर अपने, तो अब्बास मस्तान जी से। पहले मुझे लगा अब्बास मस्तान एक ही इंसान है। हाँ, एक ही है। पता लगा अब्बास और मस्तान भाई भाई। तो उन्होंने यूँ देखा, दोनों भाइयों ने यूँ किया। तो फिर वहाँ के प्रोडक्शन वाले कहा ठीक है बनवारी भाई, कुछ होगा तो बताएंगे। मेरी तो फूक ही निकल गई। अच्छा। जैसे अकड़ गई ना, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े रिफ्लेक्टर, और अरे मैंने कहा ये तो कोई बड़ी फिल्म। फिर मुझे शाहरुख खान नजर आए, अरे मैंने कहा यार ये तो मैं कमाल की जगह आया हूँ। तो जैसे मैं नीचे उतरना था, तो बोले मैंने मतलब ये देखिए आया तो बड़े अकड़ के था, गया मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ घर, और जाते मैंने भोलेनाथ जी के आगे हाथ जोड़े। तो मिसेज कहती क्या हुआ? मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी फिल्म है, देखो। मैंने कहा वो शक्ल देख के कह रही है किसको बुला लिया आपने, टेढ़े मेढ़े को? तो मैं कहा वो हैंडसम को चाहते होंगे कोई। मेरे दिमाग में उल्टी सीधे बातें आती। तो मैंने भोलेनाथ का किया। मैं कहा रात को नींद भी नहीं आ रही मुझे, सो रहा हूँ इधर उधर। सुबह उठा, मैं कहा देखो क्या होता है। कुदरती उनका फ़ोन आ गया, बनवारी भाई आप आ जाओ। एनर्जी फिर आ गई, ऑक्सीजन पूरी भर के मैं गया। और वहाँ गया हूँ, वहाँ का किस्सा भी बड़ा अच्छा है। वहाँ गया तो ये जॉनी लीवर सामने मुझे नज़र आए। तो ये नज़र आए ना, अब मैं दिल्ली का अकेला और बाकी सारी टीम बॉम्बे की, मैं सुकड़ के एक साइड में खड़ा हूँ और सब देख रहा हूँ यार भगवान। और दिल में कह रहा हूँ काश ये जॉनी लीवर मुझे पहचान जाए, क्योंकि 90 में मैं दिल्ली से और जॉनी लीवर बॉम्बे से, हमने हिसार में एक शो किया था। अच्छा। जो बड़ा अच्छा गया था। अच्छा। मैं सोच ही रहा हूँ, और जॉनी लीवर जी की जो आदत है तो यूं करके आए मेरे पास। अरे तू वही है जो सुभाष शर्मा का हमने शो किया था हिसार में? मैं कहा अरे प्रतिभा जी, वो पहचान के
उन्होंने मेरा हाथ मुझे बुलाया, प्लेट उठाई, लंच चल रहा था, बोला आओ लंच करते हैं। और मैं ये था, मेरे अंदर एक ताकत आई, मैं कहा यार इतने महान सुपरस्टार कॉमेडियन, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। उन्होंने फिर मुझे रतन जैनजी से मिलवाया, प्रोड्यूसर जो थे, अन्नू मलिक जी भी वहीं थे, और डायरेक्टर से मिलाया, और ये कहा कि दिल्ली का बहुत अच्छा आर्टिस्ट। ये कहना मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। बिल्कुल। सो वो फिर बाजीगर हुई। फिर मैं आया यहाँ पे 2001 में, फिर मैंने क्रांति, दीवानगी, एक्सक्यूज मी, फिर हेरा फेरी, तथास्तु, 1 2 3, गॉड टू सिगरेट, ओ माई गॉड, रामलीला, मर्डर 2, राज 3। रामलीला में भी थे आप? मैं रामलीला में था, मैं उसमें पोपट बनाऊं, मुनीम। मुझे याद है यस। जब वो कहते हैं पोपट खिड़की बंद करी दे, गुजराती और उसमें भी एक किस्सा बताऊं, मुझे नहीं मालूम था कि रणवीर जो मेरा स्टूडेंट रहा है। अच्छा, तो व्हाट आर यू सेइंग, सीरियसली? अरे भाई 50 बच्चे कैनके में पढ़ाता हूँ ना मैं, तो मुझे क्या मालूम वो भी बैठा, वो तो कौन है कौन नहीं, सबकी शक्ल तो नजर नहीं आती। और मैं 10 क्लासें लेता हूँ, डेली नहीं पढ़ाता। अच्छा। 10 दिन की माइम क्लास, कोई नाटक तैयार कर। तो ये असल में संजय लीला बंसाली जी बोले, बनवारी ये लाइन छोड़ के ना ये कर, ये आगे बैठा था, मैं मुनीम बनाऊँ, इनका नाम पोपट है। ये खड़े हुए और बोले, अरे सर आप तो मेरे टीचर थे, कैसा कर रहा हूँ मैं? अरे बाप तुम रे, आग मुझसे क्या पूछ रहे हो? हीरो कमाल है। पर उसे याद रहा ये बात, और बोलना ये बहुत बड़े, वरना लोगों के बड़े नखरे होते हैं। कि मुझ जैसे उसके आगे मैं क्या हूँ, इतना बड़ा वो नहीं, उनका नाम जरूर है, उसके आगे मैं क्या हूँ नहीं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन फिर उनका नाम हीरो, हाँ नाम। तो उसने इतना कहना कि मैं कहा भाई कमाल हो आप, बहुत आगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यही फिल्में मैंने की हैं, और वेब सीरीज़ की हैं, सीरियल्स किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जब मैं आया हूँ तब आया था यहाँ पे भी वही, जैसे बाजीगर की मैंने बात बताई, मैं कहा यार दिल्ली में, आपको मालूम है दिल्ली में क्या नाम था मेरा। तो मैं जब आया तो मैंने कहा जाती, वो पूछे बनवारी आ गया, तो आती मुझे प्लेट आएगी या वो कैमरे होंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी ने पूछा नहीं, घास ही नहीं डाली। वही मेरा अगला सवाल था कि इतने अच्छे कलाकार, इतना कुछ सीखा हुआ, इतना कुछ दिया हुआ कला को, क्या ऐसी बात हो जाती है कि चंद चेहरे ही बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और कभी एक छाप छोड़ जाने वाला रोल, और या हमारी फील्डिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, या हम कहाँ चूक जाते हैं? बस वही है कि देखो, या तो कोई किसी को नए को चांस देता है तो उसकी बड़ी हिम्मत की बात है, और है तो रिस्क। मैं दे रहा हूँ, एक डायरेक्टर यही सोच के दे तो रहो यार कि मेरी ऐसी तैसी ना कर दे फिल्म की, या जो भी है, या किसी में भी। लेकिन वो, और कई ये होते हैं कि हमने आज तक तो देखा नहीं, पता नहीं कैसा है, मतलब पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट। तो क्योंकि हम कई बार हम जाते थे, सर आई एम सच ए संच, नो यू आर नॉट फिट। तो हम कहते ठीक है कोई बात नहीं, चुपचाप चला जाता था मैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या है कि तभी मुझे कई लोग कहते थे, या आज भी यही कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे कहते हैं कि अप्रोच है तभी आप काम कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे भी वैसे हुआ। तो यही वो क्योंकि वही चेहरे दिखेंगे, या तो वो हीरो हीरोइन कुछ एक चेहरे, फिर उसके बाद कॉमेडी में भी कुछ एक चेहरे, तो कहाँ कमी रह जाती है? अभी भी जब मैं कहता हूँ ना, अभी मैं ये बात कहता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगर है, चाहे आर्टिस्ट है, चाहे कोई भी है, अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, भाई आर्टिस्ट को जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो उसको कौन कहेगा आर्टिस्ट है? चाहे वो कितना भी, आज अमिताभ जी हैं, सुपरस्टार है, मैं कह रहा हूँ अगर साल भर उनकी कोई फिल्म ना मिले अगर बाई द वे, तो क्या होगा, लोगों के धीरे धीरे धुंधलापन हो जाएगा। ऐसी आर्टिस्ट का है, अगर वो 6 महीने, साल 2 साल मुझे काम ना मिले तो वो लगेगा कि बनवारी जोल है ही नहीं, या कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए क्या है, आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। भाई कैमरे के आगे ही हमारी जो है पहचान है, हम क्या हैं, हम 19 है, 20 है, 21 है, क्या है, वो तभी पता लगता है जब हम हमारा इंटरव्यू वही है, अगर हमें कुछ करके दिखाएंगे तब हमें आगे चांस मिलेगा, और नहीं है तो वापस बैक टू पवेलियन। तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी अभी, मतलब बॉम्बे में अभी भी आप स्ट्रगल जैसे जोन में अभी भी अपने आप को कहते हो? वो करना, वो इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि आज भी वो कई जगह इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं कि ऑडिशन भेज दीजिए आप।
हाँ कुछ हैं जिनकी यहाँ पहचान बन गई है मेरी, जो वाकई जानते हैं बनवारी आप हमारे साथ ये फिल्म कर रहे हैं और ऐसे है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आपका दौर था, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग होता तो शायद अलग ही दुनिया होती, क्योंकि आज आपके हाथ में दुनिया है। जैसे आप अपनी रील्स अगर अब डालते रहते हैं उसमें मिलियन व्यूज भी हैं उस पर बहुत सारे, वो जो डांस दादा पोता वाला तो करते रहते हैं। तो शायद तब ये हुआ होता, क्योंकि या फिर तरीका नहीं आता है, या फिर कहीं हम मक्खनबाजी में पीछे रह जाते हैं। हाँ कि अब हाँ ये भी मैं अपने आप को भी इसमें मैं दोषी समझता हूँ, हमें अपने आप को बेचना नहीं आता। सो उसके लिए मैं जो लोग सुनता हूँ ना कि मेरे मन इधर रखा हुआ ये है, वो एक तरीका जो है वो उस चीज़ को भी करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा भी तो चाहिए होते हैं ना। वो एक समय में अगर आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो, अभी वहाँ पे देखिए उस जिस दौर से आप लोग गुजरे थे उस समय उतनी फीस भी नहीं हुआ करती थी। तब आपने घर पाला, बच्चों को पाला, उनको रेज किया, फिर जब हाथ में उतना पैसा ही नहीं है कि आप बैकअप के लिए आप बैंग ऑन यहाँ आए, आपने एक अच्छी गाड़ी खरीदी, एक अपना मैनेजर रखा, तो शायद वो बातें अलग हो जाती हैं। पर वो एक कलाकार की भी एक अलग जद्दोजहद है। लेकिन क्या है, जब डायरेक्टर काम करने के बाद डायरेक्टर से ही होता है भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो वो जो खुशी है ना मिलती तो है बड़ी अच्छी, पर वो याद कितना बाकी दोबारा उसमें रखते हैं। अभी मैं एक वेब सीरीज की है मैंने अभी HRX प्रोडक्शन उससे, अच्छा स्टॉर्म, तो वो स्टॉर्म मैंने किया, तो डायरेक्टर अभिजीत जी जिन्होंने टब्बर जिन्होंने किया था डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल, वो डायरेक्टर बड़े खुश हुए, पूरी टीम के सामने उन्होंने मुझे शो किया, बोला भाई क्लैप फॉर हिम, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सो बड़ी खुशी मिलती कि ऐसे भी हैं। और एक डायरेक्टर ने तो ये कहा था यार अब तक तुम कहाँ थे, ये बहुत सुनने को मिलता है, अब तक तुम कहाँ थे, बट अब यार यहीं थे, नजर नहीं पड़ी होगी वो। और फिर प्रारब्ध भी होता है, कुछ किस्मत के भी यहाँ वैसे ज्यादातर ये चलता है। ये एक मैंने जो वेब सीरीज की थी द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नेस, मैं दिल्ली बैठा था, यहाँ से डायरेक्टर जो मिस्टर राज हैं जो कि इनके प्रोड्यूसर हैं और राइटर भी बहुत बड़े, मैंने उनके साथ कॉमेडी सर्कस किया बहुत। तो उन्होंने कहा यार मैं फिल्म कर रहा हूँ बनवारी जी करोगे, मैं कहा कमाल काय के लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि संडे को हम आपका लुक टेस्ट लेते हैं। तो मैं फ्लाइट पकड़ी, मैंने फ्राइडे को यहाँ आ गया और लुक टेस्ट दिया, और वो मैंने पूरा सीरीज़ की, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था उसमें, और धनराशि भी बहुत अच्छी मिली। वेरी गुड। सो ऐसे भी हैं। तो बनवारी झोल जब खुद उदास होते हैं तो अपने मन को कैसे समझाते हैं, और आप अपना एंटरटेनमेंट कहाँ ढूंढते हैं? तो अब यही है कि चार आदमी में जाके बैठते हैं, अपनी भड़ास निकालने के ऊट पटांग बातें करते हैं। अपने को असल में क्या है, आर्टिस्ट है ना, वो हमेशा बच्चे वाला लेके चलता हूँ। तो मैं तो अभी भी ये नहीं देखता कि मेरी उम्र क्या है, मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त कौन हंसेगा मेरी ऊट पटांग बातों से। सो मैं रेस्टोरेंट पे बैठता हूँ, वहाँ गप्पे मार दी, जोक सुना दिया, या कुछ ये कर दिया, माइम कर दिया, तो उससे वो एंजॉय करते हैं, तो मैं अपना टाइम पास कर लेता हूँ। मेरी भी अभी वही वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें भी सब लोग मुझे बोलते थे कि कैसे आप अभी तक अपने आप को इतना एक्टिव रख पाते हो। तो मैं बोलती हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने दिया है मैंने। तो वो बचकानी हरकत ना करो, पर वो बचपना जिंदा रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये पक्की बात है। आर्टिस्ट जो है वो जिंदा, अभी देखो अमिताभ जी, उनको देख के हमने बहुत कुछ, उनसे मैंने ये सीखा है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। वक्त मैं जब यहाँ आया हूँ ना, सबसे पहले मैंने जो सीरियल किया था 100 राबदी जी का, तो उसमें राजा बुंदेला जी थे। मैं पहले दिन 9:45 पहुंच गया, इसलिए कि 9 बजे का कॉल टाइम था। मैं कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं पहले पहुंच गया हूँ। देखा पूरा टेक्नीशियन वहाँ आए हुए थे, 9 बजे तो पूरी टीम आ गई थी, आर्टिस्ट डायरेक्टर सब। तो ये मैंने अमिताभ जी से सीखा कि वो हमेशा 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से। अपने को आर्टिस्ट से तो वो बहुत पहले पहुंचे होते हैं, उनका मेकअप वेकअप सेट हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। और ये है ही है कि आर्टिस्ट जो है ना, कला जब तक जिंदा है, आर्टिस्ट कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो दिल से तो नहीं बूढ़ा होता, शरीर उसको चाहे जो भी चैलेंजेस दे, पर दिल से तो कभी नहीं बूढ़ा होता। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, वो मैं दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, थोड़ा जल्दीबाजी में, और उसके बाद हम कुछ एक चीज़ों पे सम अप करेंगे। हम लोग हमेशा ट्रैवल किया करते थे, तो मुझे याद है हम लोग बनारस के शो में एक बार गए थे, और ये बनवारी जी, हम लोग एक बनारस में गए एक दुकान में, और
बनवारी जी पता नहीं क्यों उनको हमेशा ना एक शैतानी सूझती थी। ये नाबीना बन के चलने लगे, जिनको दिखाई नहीं देता है। तो ये पीछे पीछे सिर्फ ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं, रिक्शों के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म, इनको ये नहीं डर लग रहा कि मैं गिर जाऊंगा। ये इन्होंने जो वो कैरेक्टर पकड़ा है ना, ये लास्ट तक वैसे ही चलते रहे। मैंने कहा कैसे आप कर लेते हो? तो इन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझे कि एक बस स्टॉप पे अपने दोस्त के साथ हमेशा खड़े होते थे और बस आती थी तो उसमें बहुत मुश्किल से सीट मिलती थी। तो इन्होंने क्या शैतानी करी ये बताएंगे अब। ये बड़ी पुरानी बात है। हाँ। मतलब ये माइम शो जो मैं कह रहा हूँ ना स्टार्ट किए, उससे भी पहले की बात। सो हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त थे अशोक गंगवानी, आजकल वो कनाडा में है। बोले यार बनवारी ऐसे ऐसे ना, और रमेश काला कि गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर का था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक शो मिला यार, करना है। तो मैं नाचने वाला, मुझे मतलब नाटक के बारे में कुछ भी, यहाँ डांस करना है, यहाँ ये करना है, तो मैं तैयार रहता था। अब संडे का दिन था, हम रिहर्सल के लिए जाना था, मैं अजमेरी वहाँ पे गांधी आश्रम, तो दिल्ली गेट जाना था। हम पहाड़गंज में खड़े हैं, अब जो बस आ रही है हाउसफुल बस से आती थी, आई बस डट चढ़ जाते। तो मैंने कहा यार अशोक, 3-4 बसें निकल गई। हाँ। टाइम हो रहा था। मैंने कहा यार अशोक कैसे करें यार। तो शरारत आई दिमाग में। मैं कहा अशोक मैं ना सूरदास बन जाता हूँ, तो जैसे बस आएगी तो कंडक्टर कहेगा ए ठहरो पहले इनको आने दो सूरदास को, तो सीट मिल जाएगी। तो मैं ना मैंने कहा अशोक, क्योंकि ब्लेंड थोड़ा ऊंचा बोलते, बस आ गई। अशोक बस आई, तो मैं देख रहा हूँ बस आ गई, बस आई जैसे। तो उन्होंने कहा ए भीड़ को, उसने कंडक्टर ने कहा ए पीछे हटिए, पहले सूरदास जी आप आइए। मैं ऊपर आया, मेरे साथ उसको भी टाइम मिल गया आने का, अशोक वानी को। तो मैंने बताया ना पहले गोरे चिट्टे होते थे, रंग भी साफ खाने। तो मैंने ना हैंडल पकड़ क्यों खड़ा हूँ, तो बच्चों में ना दिल्ली में बस से ना पीछे सीट ऐसे होती थी, लंबी वाली, इस टाइप की होती थी। तो पीछे ना औरतें 2-3 बैठी, हाय कितना सोना मुंडा है, हाय ये होने ही अन्ना हो गया। तो वो मेरा जो अशोक बने, बेटा ये कैसे हो गया? कहता बस ऐसे ही हो गया। कहते अच्छा बेटे आजा पुत्र इधर आजा बैठ जा बेटा, हाँ पुत्र आजा। तो मैं भी अच्छा जी जाके पूरा टाइम आपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा। अरे नहीं तो थप्पड़ मार जाते। नेक्स्ट डे क्या हुआ वो बताइए। हाँ वही करो, मैं जो बैठ गया। हाँ। वहाँ पहुंचे दिल्ली गेट, मैं उतरा। हाँ। तो बस चली कि मैंने ये ट्रेन देखा, भागे। हाँ। कर आके प्रोग्राम में देख अशोक, हाँ। आते हुए तो मैं बना, हाँ। अब जाते हुए तूने बनना है यार, अच्छा बात नहीं। मैं कहा प्लीज। हाँ। अच्छा भाई 1 घंटे बाद बस आती है, हम खड़े, अब वो उसको ना मेरी तरह बनना नहीं आ रहा, वो कर रहा है। मैं तू आगे ही बंद कर ले यूं। तो खैर वो यूं हो गया। हाँ। वो मेरे से भी गोरा चिट्टा एकदम। हाँ। और अच्छी हेल्थ। तो यूं करके इतने में 2-4 औरतें और आदमी अगर वो देख रहे यार सोना मुंडे थे, पता नहीं कितना। इतने में क्या हुआ, बस आई, बस यहाँ रुकने बजाय आगे जाके रुकी, कम से कम 20 कदम आगे। अब मैं कहा यार इस बस को छोड़ दूंगा, सारी भीड़ भागी। मैं कहा यार तेरे सूरदास के चक्कर में बस चली आएगी। मैंने उसे छोड़ा, भाग के मैंने बस पकड़ी और वहां से बातें रहो, अशोक आंख खोल के आ जा यार, आंख खोल आ। अब वो शर्मिंदा होके आ गया, इतनी देर से अंधा में ना बस में बैठ गया। अब बस में देखो शर्म नहीं आती, बदतमीज, जो गालियां पड़ी उसे पहाड़ गए तक बड़ी गालियां पड़ी, वो गालियां गा रहा। और बनारस में आप हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और बनवारी जी हमारे पीछे हमारी टीम से हैं और हमें ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लड़कियों को छेड़ रहे हैं। याद नहीं आपको तो पिटवाते, पिटाई होते बच गया। तो ये ऐसे पीछे चल रहे हैं। हमको लगा कि बहुत अब ज्यादा हो रहा है, टीके वीके लगा के अपना ये ऐसे करके देखते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग भी मस्ती कर रहे हैं करके। तो इतने हम लोग दुकान में चढ़ गए, ये दुकान के बाहर खड़े गए। अब इन्हें नहीं पता कि मैं दुकानदार से क्या बात कर रही हूँ। मैं दुकानदार से बोले भैया ये बनारस में इस तरह से होता है, ऐसे बदतमीजी करते हैं लोग हैं,
हम वहाँ पे तब से घाट से ये बंदा हमारा पीछा कर रहा है, टीका वीका लगा के ऐसे बदतमीजी का, इनको नहीं पता मैं क्या बात कर रही हूँ, और ये बाहर से फिर ऐसे ही करे जा रहे हैं। इतनी देर में दुकान का उसको लगा बनारस पे बात आ गई, अबे साले का वाइन मारते हैं, बुलाओ रजुआ को, बुलाओ। जैसे ही वो इकट्ठा करने लगे लोगों को पीछे, अरे इकट्ठा नहीं, मेरे पास आए है, क्या कर रहे हो, हटो, छाड़ देंगे एक फटा के। मैंने पीछे से बोला, हाँ। अरे हमारे साथ है, हमारे अरे नहीं बोलते तो मेरे पड़ गई होती 2-3, और मैं अपने लगाऊंगा। और एक और, क्योंकि आज कॉमेडी वाला हिस्सा है, एक बार कीमती आनंद जी को हर जगह पे जाके वो कुछ फ्री में कुछ मिल रहा होता था ना कि टेस्ट करवा दो, हाँ। ऐसे कुल्फी वाला है तो बोला थोड़ा टेस्ट करवा दो भैया, तो टेस्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुल्फी खा लेते थे, फिर कोई चूरन वाला हो तो उससे वो खा लेते। तो अब हमको ये पता था कि हमेशा जाके मुफ्त में कुछ ना कुछ लेके खाते हैं, तो हम बहुत पहले ही वो पान मसाले वाली दुकानें नहीं तो ना, चूरन ये वो सब कुछ मिलता था, खूब हाजमे वाली चीज़ें, हम बहुत देर से देख रहे थे कि कीमती जी हर दुकान से खाते आ रहे हैं, तो हम पहले ही पहुंच गए उनकी दुकान पे। मैंने कहा भैया वो जो दूर चेक में वो बंदा आ रहा है ना, मैं भी कम शैतान तो थी नहीं, वो जो दूर दिख रहे हैं ना भैया, उनको बहुत भयानक रोग है, वो आपसे मांगेंगे कुछ भी तो आप उन्हें मत देना, बाकी आप सबको थोड़ा थोड़ा दे देना टेस्ट करने के लिए, आप उन्हें मत देना, क्योंकि वो बेचारे उनको ना बीवी ने बताया है, उनका ख्याल रखना है, उनका बहुत बीमार हैं वो, उनको बहुत गंदा रोग है। तो वो बेचारे वहाँ तक पहुँचे, अब हम तो खा रहे हैं, सब टेस्ट कर रहे हैं, वो बोले हैं, कहता आपको नहीं दूंगा। फिर थोड़े, अच्छा ये खिला दो, आपको नहीं दूंगा। उसे नहीं मालूम कि क्या कहानी क्या है, वो भड़के होंगे, हाँ बहुत भड़के, और फिर हम हंसे जा रहे हैं, इतने शैतान थे ना। वो भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक जगह पे बैठे हुए थे, तो कहते कि चलिए सब लोग खाना मंगा रहे हैं, सब लोग अपना अपना पैसा दे रहे हैं, आप भी दीजिए। कहते मैंने आज तक कभी अपने खाने का पैसा नहीं दिया, मैं क्यों दूँ, तो यानी आज तो कीमती जी आपको देना ही पड़ेगा पैसा। तो उन्होंने कुछ 5 रुपये निकाल के दे दिए, कहते कि चलो भैया भागते भूत की लंगोटी से, कहता लंगोटी ले जा भाई, पैसे दे दे। ऐसे शैतान थे। तो हम लोगों के किस्से तो ऐसे ही होते रहते हैं, बहुत मज़ेदार। हम तो जीवन भी ऐसे ही जीते हैं जैसे हमारे यहाँ हर समय कोई कैरिकेचर चल रहा हो, आप ही लोगों से, दुनिया से ही उठाते हैं और हम प्रस्तुत करते हैं। आज के कलाकारों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, अगर उनके लिए कुछ शब्द हों आपके लिए, बताइए कि कैसे अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए और क्या जल्दबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वहीं पे हम समापन करेंगे इस एपिसोड का। प्रतिभा जी, आजकल की जो नई जनरेशन है उनको तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि बहुत ही कंपटीशन वाला ज़माना है, हमारे ज़माने में लोग जल्दी काम मिल जाता था या बुला लेते थे, और टेक्नीशियन भी जो है, टेक्निक इतनी नहीं थी जो अब बढ़ गई है। सो उस हिसाब से काम करने में आप ये सोच के आओ कि मैं गोरा चिट्टा हूँ, मैं हीरो लगता हूँ, और इस सोच से अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंडस्ट्री में काम कर पाऊँगा तो मुश्किल है। टैलेंट जो है सबसे ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत स्कूल है, बहुत कॉलेज हैं, बहुत मतलब काम कर सकते हैं आप। नाटक करो, नाटक है, उसके बाद स्टडी करो, मतलब आने से पहले आप मजो, अपने आप को पॉलिश करो, और उस काबिल आपको लगता है कि मैं अब कर सकता हूँ, तभी आप आओ। और आने का एक टारगेट बनाओ कि मैं 6 महीने 1 साल देखूँगा अगर। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है, तो पढ़ाई क्या है, वो आपके बाय द वे आप सक्सेस नहीं हो तो वो पढ़ाई जो है आपको जंप मार के आप बैंक सर्विस या कोई इंजीनियर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी एक्टिंग में कोई उम्र का तकाजा नहीं है, अगर आप अच्छे कलाकार हो तो कहीं कभी पे भी, हाँ कभी भी मिल सकता है, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट तैयार करके आओ, तभी आओ, नहीं तो ना आओ। बिल्कुल, बहुत सही बात करी। थैंक यू सो मच बनवारी जी, आपके साथ बैठे, पुरानी बातों को याद किया, आपसे कुछ नए किस्से सुने और बहुत मज़ा आया। ईश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रोल से नवाजता रहे, आप दुनिया में हमेशा ऐसे ही हंसी बिखेरते रहें, खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और खूब तरक्की करें आप। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं तो कॉमेडी जो है, मुर्दे में भी कॉमेडी है। हाँ। एक बार मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, आपको हंसेंगी। हाँ। मुझे नहीं मालूम था। हाँ। हम बड़े किसी मेरे दोस्त है, उसके फादर की डेथ हो गई। हाँ। तो मेरे दोस्त ने कहा यार ऐसे ऐसे जाना है। हाँ। मैं कहा चलो। हाँ। अब वो है ना, आदमी घर से मूड बना लेता है कि भी डेथ है तो उदास सा रहना है। तो मैं यूं खड़ा
यूँ खड़ा हूँ तो मेरा दोस्त गया, दरवाज़ा खटाया तो दोस्त आया बाहर, उन्होंने कहा कि फादर की डेथ हो गई यार, कहता बड़ा अफसोस है। तो उसने कहा कि बनवारी भी है, वो सामने खड़ा है। वो मुझे देख के ना, उसके फादर की डेथ, फादर अंदर मरे पड़े हैं, वो बाहर हंस रहा है और मैं यूँ खड़ा हूँ। वो क्यों हंस रहा था? मेरी शक्ल देख के हंस रहा है। तो जो मुझे बुला के ले गया, मैं उसको कह रहा हूँ चलिए अफसोस कर ले, कहना भी बनवारी चलो। हो गया अफसोस। मुझे कभी नहीं गुजरे दिया। कह रहे वो हंस रहा है, वो कह रहा मेरी हंसी छूट रही है अंदर मेरे, मैं अफसोस ही करने जा पाया। ऐसा किस्सा नहीं हुआ। चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच बनवारी जी, धन्यवाद, मिलते रहेंगे आपसे। शुक्रिया। इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में हमने बहुत बहुत हंसी मजाक किया, होपफुली आपको भी पसंद आया हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के